भाई लोग, आपका स्वागत है सड्डा चूहा चैनल पे। ये वीडियो पॉसिबल हुआ है मोर्स लॉ इज़ डेड चैनल के वजह से। मेरे लिए तो वही ये प्रेरणा दिया है टेक बनाने की। करेंगे बिग नावी और जितने भी नावी के भी जितने भी लीक्स आए हैं उसमें क्या है, क्या अभी तक हुआ है, किस हिसाब से हमें रुकना चाहिए कि लेना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपको सारी डिटेल मिलेंगी, जैसे नावी 21, नावी 22, नावी 23 के बारे में। जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है। तो RDNA 2 में हम लोग पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि लोग कहते थे कि 96 CU का एक डाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 9021 जो भी DDR6 में ही होगा। बाकी लोग GDR6 के बारे में जो दूसरी बात कर रहे हैं वो सब वो नहीं डिसाइड कर रहा। लोग कह रहे हैं कि 384 बिट का रहेगा या फिर 256। तो लोग जैसे रेड गेमिंग टेक ने बता दिया है। और मूर्स लॉ का ये वीडियो है, जैसे आप जानते हैं मूर्स लॉ इज डेड बहुत ऑसम है, उसका मैं देखता हूँ, इसीलिए कवर कर रहा हूँ इंडिया के लिए, ताकि जिन लोग को हिंदी में नहीं समझ में आता वो लोग गलती से भाग भाग के एनवीडिया का सामान खरीद लें तो उन लोगों को बाद में अफसोस हो, यार AMD तो चिंदी था यार। लेकिन बाद में पता चला कि अरे बाप रे, AMD ने इस बार तो मार्केट शेयर उठा लिया। तो वो लोग ने इस बार HBM मेमोरी नहीं यूज़ की है। वो इसके वजह से बहुत मार खाए हैं, क्योंकि HBM बहुत कॉस्टली है, भले फास्ट है लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है, जैसे PlayStation 5 का जब प्रोग्रामिंग हो रहा था तो वहाँ के जो जो परफॉर्म कर रहा था उसने बताया था कि AMD इस हिसाब से बनाया है कि उसने 256 मेमोरी बस में भी इतना अच्छा कैश डाल के L4 की स्पीड इतना कर दिया है कि वो आराम से 384 बिट के बराबर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि 80 GB का बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया। और AMD सोर्स ने जो भी कहा था ये सब ऑलरेडी फेक किया था, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि ये लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये होगा। लेकिन उस वक्त तक वो डिसाइड ही कर रहा था, उन लोगों को लीकर्स को भगाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है AMD का इस वक्त मार्केट में, कि वो चाहता है कि एनवीडिया का वीक पॉइंट जो था उसका मेमोरी, 8 GB मेमोरी, 10 GB मेमोरी। अब 8 GB 10 GB तो इतना अच्छा नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि एनवीडिया ने 20 GB और 16 GB का रखा है, लेकिन वो कब लॉन्च करेगा, क्या उसके जस्ट बाद लॉन्च करेगा? यस, एनवीडिया के पास इतनी पावर है, उसका डिपार्टमेंट 3 गुना बड़ा है, वो कर सकता है। तो अपना जैसे वो करेगा, AMD का पॉइंट है कि वो डबल कर दे या बढ़ा दे रैम। जैसे आपका नॉर्मल जो अपना 3070 से लड़ेगा उसमें 12 GB होगा, 4 GB एक्स्ट्रा। जो 3080 से लड़ेगा उसके अंदर 16 GB होगा, यानी मतलब उससे 6 GB एक्स्ट्रा। तो AMD का मेन पॉइंट है मेमोरी अपना बढ़ा के और एनवीडिया को काउंटर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पावर एफिशिएंसी, उसके बारे में बात करेंगे कि जो भी हम लोग ने कार्ड टेस्ट किया है उस वो जो भी लोग ने डाला था, वेंडर को दिया था कि टेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसमें वो लोग ने डाई नहीं सिर्फ ऐसे चेक करने के लिए दिया था। और दूसरी चीज़ जो थी उसमें वो लोग ने पूरा बायोस लॉक करके रख दिया था, और सिर्फ क्लॉक स्पीड और पावर ड्रॉ उसके अंदर देख सकते थे, और लेकिन किसी तरह का रियल बेंचमार्क नहीं था। और जो जितने भी आप ग्राफिक कार्ड आएंगे वो सब GDDR6 के ही रहेंगे। उन्होंने मल्टीपल डिज़ाइन किए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ भी हटा दी। 384 CU डाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी, वो सबको उन्होंने सिर्फ कागज़ पे लिखा था, लेकिन कभी भी वो दिन नहीं देख पाया, कभी भी वो उसको लॉन्च नहीं कर पाए। और जानबूझ के वो लोग ने फेक ड्राइवर, फेक ये सब कुछ बनाया था, ताकि लोग उस पर तरफ ध्यान दें और उनको ऐसा लगे कि ये AMD काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहा है, ताकि एनवीडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे। तो RDNA 1 में जो नया आर्किटेक्चर था, आप जैसे जानते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आई थी, ब्लैक स्क्रीन हो गया था, ये हो गया था। 5700 XT 2070 सुपर से $100 कम होने के बावजूद लोग उसे ख़रीद नहीं रहे थे, क्योंकि उसका स्टार्टिंग का जो बग था, उसका जो बग का इश्यू था, इतने सारे चीज़ें, तो वो AMD इस बार सॉल्व करना चाहता हो कि एक आर्किटेक्चर तो बन चुका है RDNA 1, तो उसी आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो इस बार बग कम होना चाहिए। तो वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार काफ़ी स्टेबल लेके आएँ, ताकि इस बार वो लोग सॉफ्टवेयर की वजह से मार ना खाएँ, और इस बार की जो रे ट्रेसिंग होगी वो ट्यूरिंग से तो बेटर होगी।
और लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक वो लोग नहीं लगाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है वो लोग कोई स्पेसिफिक कोर नहीं लगाएंगे। उसी CU ही उसी में कुछ CU को काम मिल जाएगा तुम्हारा रे ट्रेसिंग करने का। रे ट्रेसिंग लगाया तो ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस लो होगी क्योंकि कुछ CU रे ट्रेसिंग कर रहे हैं, और अगर नहीं किया तो CU अपना रॉमर रेस्टोराइजेशन करेंगे, जो नॉर्मल चीज़ होता है रे ट्रेसिंग के अलावा। तो वो लोग ने DLSS से लड़ने के लिए एक अप स्केलिंग मेथड, जो आपको याद है आपने पहली बार देखा होगा, वो शार्पनिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो लोग शार्पनिंग मेथड यूज़ करेंगे प्लस अप स्केलिंग के साथ, वो DLSS से लड़ेगा। डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग जैसा वो उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर में पैसा नहीं लगा सकते, तो AMD का अप्रोच DLSS से लड़ने का ये है। और अभी AMD जो सर्वर में है, वो सर्वर में आखिर कैसे कर रहा है, तो वो हम देखते हैं कि अपना क्वाड्रो जो है A600 उसने 48 या समथिंग कुछ GB का निकाला था, तो उससे लड़ने के लिए वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना एक वर्ज़न निकालेंगे जो सर्वर बेस पे रहेगा, उसके अंदर 32 GB ग्राफिक कार्ड हो GB का अपना उसमें मेमोरी होगा, जो 256 बस ये भी होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वो 384 के बराबर हो। उम्मीद है कि ऐसा हो, अभी तक कुछ पता नहीं है। एनवीडिया ने कैसे लोगों को देखो बेवकूफ़ बनाया था, एंडिंग में निकाला था। उसके अंदर 80 CU होंगे, 250 वाट्स का TDP। सोचो 250 वाट कितना कम है, लगभग 100 वाट कम है एनवीडिया के। तो ये जो होगा A600 तक तो नहीं होगा, लेकिन A500 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से रूमर मिल रहे हैं कि उसकी मशीन लर्निंग की पावर RDNA 2 की काफ़ी ज़्यादा है, तो A500 से काफ़ी ज़्यादा होगा। जो टॉप नावी गेमिंग 21 जो हम लोग को जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र है, फ्लैगशिप उसका गेमिंग कार्ड, उसके वो लगभग 3080 के बराबर होगा या तो उससे थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए 3080 क्या तहलका मचा रहा है इस वक्त, और आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इतना इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस हो 3080 का है कि सोच के देखो पर डॉलर के हिसाब से 3080 आगे हो गया है। वो हो सकता है कि अगर अच्छे से किया जाए तो 3090 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो उसके डिपेंड करता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एनवीडिया क्या ऑलरेडी अपने TDP पे लड़ रहा है। सोच के देखिए 150 वाट का वो कूलर लगा के रखा है, बल्कि $150 का, और AMD सस्ते में कर रहा है। AMD 250 वाट्स का अगर पावर देता है, इसमें जैसे 250 से 300 वाट का पावर देता है। मान लो उसने सोचा कि मैं क्लॉक बढ़ा देता हूँ, उसने 2.15 और से जो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ दिख रहा है उसने 2.5 कर दिया, तो 3090 तक भी पहुँच सकता है। वो अब AMD एमबग पे डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर इसी चीज़ को अगर वो थोड़े से कम पैसे में या VRAM बढ़ा के वो दे सकता है। जैसे हम जानते हैं कि AMD प्राइस टू परफॉर्मेंस में हमेशा आगे रहता है, क्योंकि उसको मार्केट शेयर लेना है। तो इसके अंदर जो भी है वो या तो 80 का CU होगा या तो 72 होगा। क्यों 72? क्योंकि 72 से 80 इसलिए होगा क्योंकि परफेक्ट डाई बनाना भी कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 72 से 80 रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस उतना ही रहेगा जिस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से उनको करना है। 72 से 80 वो लोग डिसाइड करेंगे कि 72 रखना है 80 रखना है, लेकिन जिस हिसाब से बता सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस RX 5700 XT से डबल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि IPC भी 10% इंक्रीज़ होगा, वो भी इंक्रीज़ होगा कि फ्रिक्वेंसी। तो उसके बाद वो लोग इसको 16 GB वेरिएंट में लेके आएंगे। अब उसके बाद वो कितना पुश करते हैं उनके ऊपर। और जो कट डाउन 921 वर्जन है, जो लोग 921A बोल रहे थे, 921B बोल रहे थे, वो कैसे होगा, जो 3070 के बराबर होगा उसको कट डाउन करके 60 CU का बनाएंगे, या 60 से 72 जिस हिसाब से देखते हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी भी उतनी रखें, सब कुछ उतना ही रखें, लेकिन इसका भरोसा नहीं, क्योंकि ये गेमर लोग के लिए मेरे को लगता है ये कार्ड नहीं बनाएंगे। ये कार्ड वो लोग ने हटा दिया है, लेकिन हो सकता है बाद में कभी उनका मन करे तो 10 GB वेरिएंट, या कभी जैसे मार्केट में गैप पड़ा रहा उनके लिए, वो मार्केट उनको कवर करना है तो वो रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ये दिन नहीं देखने वाला है। और जो भी है 8 GB 921 जो है, ये मुझे नहीं पता कि ये आएगा कि आने वाला है नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे को नहीं लगता लॉन्चिंग के वक्त ये कुछ भी होने वाला है। उन्होंने कुछ तो किया है कि जिस हिसाब से उनका मेमोरी बेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जो नावी 21 है वो 384 जो भी है उसके अंदर उस नो कैश था,
उसके अंदर बहुत कम कैश था, लेकिन जो 2256 बीट बस का है उसके अंदर उन्होंने 100 200 कुछ ऐसे L4 कैश डाला है, तो जिसके वजह से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, जो कम एक्सपेंसिव है 384 SBM से, जिससे उनका फ़ायदा हो रहा है और उनका सर्वर बेस में वो A500 से काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। चलो भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अभी RDNA 2 के Navi 22, यानी मतलब जो अफोर्डेबल है हम लोग के लिए। ये स्पेकुलेशन है कि अभी हम लोग ने बात किया था कि PlayStation 5 के बारे में। PlayStation 5 में उन्होंने 40 CUE रख के, लेकिन अपना जो उसका क्लॉक रेट है 2.23, आप समझ सकते हैं 20% हायर जो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड रहता है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी से उसे मिल जा रहा है। तो वो ऐसा क्यों किया कि Xbox One ने 64 CU लगा के उसने गिरा दिया अपना क्लॉक स्पीड, लेकिन चाहिए तो 64 बीट पे लगा के वो भी तो अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता था। वो इसलिए किया उसने ताकि पावर ड्रॉ सिमिलर रहे, क्योंकि जब आप कंसोल की बात करते हैं, एक छोटे से डब्बे में आपको फिट करना होता है और एक पावर प्लग आपको दिया रहता है, उसी से आपको काम चलाना होता है। आप पीसी जैसा उसमें बड़ा सा 3 प्लग वाला केबल नहीं चोक सकते। तो इसीलिए PlayStation 5 ने 40 CU वाला करके वो किया, वो 5700 XT, जबकि दोनों 40 है, लेकिन ये 5700 XT से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो 20% या 10% आप पकड़ लीजिए अपना नॉर्मल, इसके वजह से कि IPC इंक्रीज, फिर 10% आप पकड़ लीजिए क्लॉक स्पीड, 10 या 15%, तो नब समझ लीजिए कि वो 2070 सुपर या 2080 या 2080 सुपर में, 2080 सुपर नहीं जा सकता, 2080 पकड़ के रखिए कि 2080 के बराबर होगा। और ये जो नावी 22 है ये उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 192 बस। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने कैश बढ़ा के कैसे काम करना सीखा है, सोनी ने भी बताया था उसके रिप्रेजेंट करने वाले ने। और जो नावी 22 है जो गेमिंग है वो 100% कन्फर्म नहीं है, उसमें 40 CU रहेगा जो सेम प्लेस्टेशन जैसा है, लेकिन जिस हिसाब से सब लोग बोल रहे हैं, रेड गेमिंग टेक और मोर स्लो भाई बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है मोर स्लो अलग है, वो इंटेल में काम करता था। तो मोर स्लो डेड जो उसने कहा था कि जो 40 CU है उन्होंने गिराया है, करेक्ट, कि अपना CU, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 2.5 कर दिया। अब आप सोचिए 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 2.5, ऐसा लगता है कि ये रियल हो सकता है? जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो पावर ड्रॉ 250 से 300 वॉट था, लेकिन ये हाफ करने के बावजूद 160 से 200 वॉट हुआ। यानी मतलब उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई होगी, और ये 192 बीट बस पे, और जैसे मैंने कहा था 12 GB रैम अगेंस्ट एनवीडिया के 3070 के 8 GB रैम से। तो अगर ये लोग ने ड्राइवर स्टेबल कर दिया तो एनवीडिया के पास प्लस पॉइंट क्या रह जाएगा? वो रहेगा उसका बेस, जैसे हेयर वर्क्स है या रे ट्रेसिंग है, क्योंकि रे ट्रेसिंग में तो अपना एम्पियर ज़्यादा ही होगा, इतना तो श्योर है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी तरफ से तो श्योर है। लेकिन अभी इस जिस हिसाब से उन्होंने एंटी लैग किया है, ये किया है, पहले एनवीडिया बोल रहा था ना कि नहीं एंटी लैग ये तो नॉर्मल है, बाद में देखो उन्होंने खुद ही रिलीज़ किया। तो एनवीडिया के पास अगर ड्राइवर से अपना हो गया सेटल उनका AMD का, तो ज़्यादा उनके पास हाथ पैर नहीं है, और 1-2 साल हो सकता है एनवीडिया उतना फोकस ना करे, क्योंकि उसको अभी प्रोसेसर डिपार्टमेंट में भी आगे बढ़ना है। और AMD के पास ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोग प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स बनाने वाले क्यों जाते हैं आखिर AMD के पास? क्योंकि उनको मच ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, AMD प्रोसेसर भी बना देता है उनके लिए और ग्राफिक कार्ड भी बना देता है, जिससे उनकी झंझट ख़त्म हो जाती है। तो जो नावी 22 है उसी का प्लेस्टेशन वर्जन जितना ही पावरफुल हम लोग को इसमें मिलेगा, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा और पावरफुल मिलेगा। तो आप सोच के देखिए कि प्लेस्टेशन आपको 400 रुपये में मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ग्राफिक कार्ड क्या 400-500 रुपये में लगता है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 400 के आसपास उनको करना चाहिए। और लेकिन फिर इतने में तो आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा। अरे भाई पूरा पीसी तो बना के रखे हो, और सबसे बड़ी बात आपको माउस और कीबोर्ड मिलता है, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात मेरे को मोडिंग करने का मौका मिलता है। पीसी सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं, और चीज़ों के लिए भी काम आ जाती है। और जो कट डाउन वर्जन है नावी 22, ये सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा।
जैसे हम लोग 2060 की बात कर रहे थे, 2060 लोग 60 वर्जन ज़्यादा खरीदते हैं, और स्टीम ने भी बताया कि 60 वर्जन ज़्यादा खरीदते हैं, तो उसमें क्या रहेगा? ये मुझे लगता है 3060 से लड़ने के लिए बना है। तो 3060 Ti से जा के शायद उसके आसपास हो, या उससे थोड़ा स्लो हो, लेकिन 3060 से ज़्यादा हो, कुछ इस हिसाब से बनाया होगा इसको। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक 12 GB का है, एक 6 GB का है। 6 GB का जो होगा वो ऑप्शन और 5600 XT को रिप्लेस करेगा, और उसके अंदर 160 बिट बस रहेगा। या तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर जिस हिसाब से एनवीडिया लॉन्च करती है, वो लोग 12 GB का निकाल सकते हैं, या 6 GB के बजाय 8 GB का या 10 GB का निकाल सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 GB का रोड मैप ऑलरेडी है 155 वॉट में बनाने का। हो सकता है ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है, लेकिन वो 164 पे, लेकिन अभी रोड मैप में तो है। वो कब आएगा ये नहीं पता। इसके अंदर 32 से 36 से CU रहेंगे, यानी मतलब आप पकड़ के चलिए मेरे हिसाब से 44 के आसपास जो नॉर्मल RDNA 1 का परफॉर्मेंस रहेगा। तो यानी मतलब आपको 5700 XT आपको 2060 के प्राइस में मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट टाइट है, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। जो नावी 22 था 192 में था बिट बस में, ये 160 में थोड़ा फ़र्क है। वो 12 GB रैम था, ये 10 GB रैम है, ये फ़र्क है। वो 40 CU था, ये 36 तक रहेगा। हो सकता है 32 तक कर दे, ताकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस गैप करे, प्राइस गैप करे, उसके हिसाब से करे। जो एफिशिएंट कंज्यूमर कार्ड है, कि वो जो 10 GB का जो मैंने बताया था, कि वो हो सकता है कि ये वाला नावी 21 का सैंपल हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोर्स लॉ ने कहा, मैंने भी अभी आपको स्पेकुलेट करके बताया कि क्यों ये नावी 22 का मेरे को कट डाउन वर्जन लगता है। ये भी अब आपको पता चल जाएगा कि अभी आने वाले दिनों में, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये भी नावी 22 का ही है कट डाउन वर्जन। चलो भाई, हम लोग नावी 23 के बारे में बात करते हैं। ये इंडिया के लिए सबसे अफोर्डेबल ग्राफिक्स होगा। जो लॉकडाउन में जिनके रीढ़ टूट गई है इस लॉकडाउन के वजह से, वो लोग अगर गेमिंग करना चाहेंगे तो इसी कार्ड पे करेंगे। जो नावी 23 होगा, ये मोस्ट लाइकली जो आएगा, मेरे को लगता है अगले साल में आएगा, और काफ़ी लेट ही आएगा। एनवीडिया का ग्राफिक्स उसके पहले आ जाएगा। जो भी है अभी स्पेकुलेशन है। 28 तारीख है। क्लॉक को लोग ने डिसाइड नहीं किया है कि किस हिसाब से उन्हें क्लॉक रखना है। जिस हिसाब से मोस्टली CU सब सेम होगा, लेकिन क्लॉक स्पीड आगे पीछे हो सकती है। तो ये जो होगा, ये 10 GB के नीचे, लेकिन 8 GB तक का होगा। आप देख सकते हैं कि इसने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि सारे के सारे वर्जन 3070 8 GB हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 8 GB या 10 GB हो सकता है वो 10 GB कर दें, इसलिए ताकि लोग 3070 से उनका ध्यान हट जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं 3070 अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन लोग ने एक्सटेंड कर दिया है बाद में 30 अक्टूबर तक के आसपास वो बेंचमार्क आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो हो सकता है वो लोग 8 GB का 10 GB कर दें, ताकि जो भी एनवीडिया को मिलने वाला है वो ना मार्केट शेयर, वो ग्राफ अपना मेमोरी के वजह से उन्हें ना मिले। तो जो नावी 21 है वो तो 2256 बट है, लेकिन श्योर है। लेकिन जो नावी 22 है 192 है। तो इसलिए जो भी है ना, ये जो 10 GB का है, ये हो सकता है कि नावी 22 में जो पार्ट जो डिसेबल हो जाता है, डिसेबल करके देंगे। जैसे बनाते हैं कुछ कुछ चीज़ें एरर की वजह से कुछ ख़राब हो जाती है उस चिप्स की वजह से, तो वो लोग को फेंकने से अच्छा क्या रहेगा, आप इसमें कर सकते हो। जैसे आप से जानते हो, आप ये डाई बहुत छोटा है, इतने डाई में आप इतना छोटा डाई है कि जो पहले के बनाते थे 3 गुना डाई बना सकते, 3 गुना डाई बना सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं CU कम जगह लेता है, लेकिन अगर CU कम जगह लेता है तो क्या ये डाई, अगर 40 CU 30 CU 2 CU ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नावी 23 नावी 22 के बराबर होगा नहीं। क्योंकि जब आप उसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो कैश रहता है वो सबसे ज़्यादा जगह लेता है, तो इसमें कैश बहुत कम है। नावी 23 में जो है वो इतना ही कैश रहेगा कि वो 1080 पे 144 हर्ट्स तो लेके जाए। 1440p पे नहीं टारगेट कर रहा है, और ना ही वो टारगेट कर रहा है 4K पे, तो बिल्कुल ही नहीं। तो उनके पास इतना इनफ रहेगा मेमोरी बैंडविड्थ कि वो 1080p को अच्छे से चला सके, लेकिन हाई फ्रेम रेट पे। लेकिन आगे इतना जो चला पाए 3040p या 4K पे नहीं। अगर इंटायर नावी सीरीज़ को देखा जाए, जो भी RDNA 2 की सीरीज़ है, तो नावी 21 है वो 4K गेमिंग, यानी मतलब 3080 को लड़ने के लिए दे रहा है। क्योंकि उसका मैंने बताया था कि
कैश मिलाने के बाद वो 384 बिट के बराबर हो जाता है। जो नावी 22 है वो 1440p और अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशन के लिए है। और जो नावी 23 है वो बना है नॉर्मल जो 1080p हाई है FPS पे खेलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मार्केट में 70% लोग अभी भी 1080p मॉनिटर यूज़ करते हैं और बहुत कम लोग 4K यूज़ करते हैं और ख़रीदते भी कम है। तो आपको क्या ख़रीदना चाहिए उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास डिस्प्ले अच्छा है 1440p वाला तो नावी 22, और जब डिस्प्ले थोड़ा सा कम है तो नावी 23। जैसे आप देख सकते हैं 3080 4K पे क्या झकास फ्रेम रेट देता है। और यही मेन रीज़न है कि देखो एनवीडिया ने 8K पे टारगेट किया ताकि वो थोड़ा सा मार्केट शेयर चुरा सके। क्योंकि अपने AMD के पास इस वक्त कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है और ना ही वो रिलीज़ करने वाला है। जहाँ तक मेरे को लगता है वो सरप्राइज़ भी दे सकते हैं कि जो 8K पे गेमिंग कर सके। तो जिस हिसाब से अगर मोर्स लॉ डेड ने अपना तुक्का मारा है कि नावी 23 क्या होगा, ये 5700 XT के बराबर होगा। जिन लोग ने 5700 XT अभी ख़रीदा है रिप, और जो वो 24 से 32 CU होगा, 128 बिट बस होगा जो काफ़ी कम है लेकिन 1080p के हिसाब से काफ़ी है। वो चलेगा आगे का भी, लेकिन हो सकता है बस मेमोरी का थोड़ा सा लोचा चले तो थोड़ा स्लो कंपेयर टू रेजोल्यूशन पे होगा, लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ता है जिस हिसाब से देखा जाए तो। और 8 GB रैम होगा और 90 से 150 वॉट होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अगर ये कार्ड होगा। क्योंकि अगर 1080p के लिए आप कर रहे हो तो इतना ऑलरेडी वॉटेज काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जितने भी लाइनअप थे सबके अगर मिला दिया जाए तो हर किसी में लगभग 100 वॉट एनवीडिया के मुकाबले AMD का कम है। यानी मतलब एफिशिएंट भी रहेगा। अगर इतना एफिशिएंट कार्ड है तो लोग दबा के ख़रीदेंगे भी, भले थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो ही क्यों ना हो। अभी अगर सब समरी कर दिए जाए जैसे मोर्स लॉ ने आगे दिखाया है कि जो प्रोफेशनल नावी 21 है 16 GB वेरिएंट जो उनका सबसे पावरफुल रहेगा। जो नावी 21 डाई पे अगर वो लोग जो मैकेनिक के लिए बना रहे हैं अपना मशीन रनिंग के लिए, वो A5000 से ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन A600 से नॉर्मल रेस्टोराइजेशन में या बराबर पावर में उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये दिसंबर में हो सकता है लॉन्च या Q1 में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और इसका प्राइस जो है 1999 से $2999 तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस अगर आपको अगर इसी चीज़ में आपको इसी नावी 21 वाले में अगर इतना अच्छा मिल जा रहा है तो टाइटन का लेने का यानी मतलब 3090 लेने का कोई मतलब ही नहीं। अगर ये 3090 से भी पावरफुल या उसके बराबर ही पावरफुल है और साथ साथ ग्राफिक्स के भी काम कर ले रहा है, कौन कौन खरीदता है टाइटन ज़्यादा या 3090? ज़्यादातर वही लोग खरीदेंगे जो दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं। अगर ये आपको 32 GB वी रैम भी दे दे रहा है और उसके बाद इतना परफॉर्मेंस भी दे दे रहा है तो मतलब 3090 तो नलीफाई हो जाएगा एक तरीके से। तो इसीलिए वो लोग 3090 के कंपटीटर नहीं उतार रहे हैं मैदान में, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है यही भिड़ जाए। और हो सकता है नावी 21 है नाम, $2100 रख दे। तो ये भी हो सकता है कि जैसे अब उनका बहुत प्रैक्टिस है। जैसे वहाँ पे वो लोग ने 3090 ने जब लॉन्च किया था सेम वही प्राइस भी रख दिया था। हो सकता है शुरुआत वो लोग 21 से करें, $2100 रख दें। और जो हम लोग के लिए है गेमिंग नावी 21 16 GB वेरिएंट, 32 नहीं 16 GB वेरिएंट, ये जो होगा 3080 के बराबर लड़ाई करने के लिए होगा। हो सकता है उससे जीत जाए, लेकिन सब ज़्यादातर चीज़ों में हारेगा ही वो। क्योंकि लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया कि उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया कि क्लॉक कितना रखना चाहिए कितना नहीं, बाकी सब बन चुका है। और ये जो है ये 4K में तो मुझे हार्डली चांस लगता है कि वो कभी जीतेगा। एक दो गेम में हो सकता है जीते, जैसे जिसमें ज़्यादा वी रैम यूज़ कर रहा हो, तो वो सब में कोशिश उनकी रहेगी कि वो सब गेम में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके जीत जाए एक आध दो गेम, ताकि दिखा दें वो लोग कि हम लोग इसमें एनवीडिया से बेहतर है। जैसे फ़्लाइट सिमुलेटर हो सकता है, क्या भरोसा वही आ जाए, वी रैम बहुत ज़्यादा लेता है। और हो सकता है कि ये जो थैंक्स गिविंग होगा यानी मतलब नवंबर से लगभग नवंबर में 15 से 20 तारीख तक वो ये सब चीज़ें लॉन्च हो। और जो भी प्राइसिंग है वो 550 से लेके $700 का एनवीडिया का है। तो मुझे लगता है ये हो सकता है $600 के आसपास मार्केट में आए, ताकि वो लोग
उनको फ़ायदा हो, क्योंकि AMD को पता है इस बार कुछ ना कुछ नहीं हुआ तो मार्केट शेयर तो लेके जाएंगे हम लोग। मार्केट शेयर इस बार एनवीडिया का हम लोग लेके जाएंगे, मेन चीज़ वी रैम की वजह से। और एनवीडिया भी तैयार है वी रैम को लेके, लेकिन वो प्राइस देखना बहुत बढ़ा देगा। 700 का 800 कर देगा, मार्केट में मिलेगा 950 का। और AMD का क्या रहेगा, अगर 650 लगा दिया तो 750 का मिलेगा। तो $200 $100 का गैप हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो भी है नावी 21 का जो लोअर वेरिएंट है वो 3070 से ज़्यादा पावर देगा। उसके पावर और 16 GB उसमें भी रैम हो सकता है, 8 GB हो सकता है, डिपेंड करता है उनके ऊपर। और ये दिसंबर में लॉन्च होगा। हो सकता है कि ये जो नावी 21 है उसके 16 GB वेरिएंट उसी के साथ हो सकता है, वो लोग ऐसे अनाउंस कर दें। ये $600 अगर वो करता है तो ये 550 कर दे सकता है ये। या हो सकता है सबको चौंका दे कि 3070 से ज़्यादा पावरफुल सिर्फ $500 में, ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर अगर ये 12 GB या 16 GB का हुआ तो यही मैं लेके जाऊंगा। और जो नावी 22 वर्जन है 12 GB वाला, ये जो होगा 2080 सुपर। अब 2080 सुपर अगर मैं अभी आपको बाद में 3060 Ti पे वीडियो बना के दिखाऊंगा तो 3060 Ti जो है वो 2080 सुपर के बराबर है। तो यानी मतलब जो नावी 22 है वो 3060 Ti को टक्कर देगा। तो अगर ये जो है जनवरी में लॉन्च होगा, वो नवंबर के एंडिंग में लॉन्च होगा, तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं नावी 22 का पावर कितना होगा। और अगर 3060 Ti $400 गिराएंगे तो इनको मजबूरी में ये $350 में करना ही पड़ेगा। तो जो $379 है, हो सकता है वो लोग $380 पे ही लॉन्च करें नावी 22 को। और जो नावी 22 का कट डाउन वर्जन जो 2070 सुपर के ऊपर होगा, तो ये वाला वर्जन वो लोग 12 GB का करते हैं, 6 GB का करते हैं, 10 GB का करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में किस हिसाब से एनवीडिया सामान निकाल रहा है। और जो 2070 सुपर के बराबर परफॉर्मेंस है उससे हाई हो सकता है। तो इसका प्राइस 299 और 379 के बीच में है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हो सकता है इसका प्राइस वो लोग सिर्फ $300 रखे, क्योंकि एनवीडिया जब लोअर एंड में जाता है, याद है पिछली बार कैसे 1650 सुपर निकाल के उसने सब कचरा कर दिया था। पूरा RX 570 580 मार्केट से बाहर ही निकल गया एक तरीके से। यूज्ड मार्केट में कौन जाएगा 570 580 लेने। तो 1650 सुपर काफ़ी अच्छा निकल गया था, जिसने सबको पीछे कर दिया था। और एंडिंग में अब बारी आती है नावी 23 की, जो 8 GB वेरिएंट है। तो वो RX 5700 XT के बराबर परफॉर्मेंस देगा। और जो होगा वो अप्रैल अप्रैल तक लॉन्च होना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अप्रैल, मैं अप्रैल तक पकड़, अप्रैल के आसपास ही होगा ये। $180 जो अपना नॉर्मल RX अपना 570 580 पे लॉन्च हुआ था। तो ये गैप हो सकता है AMD का मैक्सवेल के बराबर हो। याद है 200% परफॉर्मेंस, 200 परफॉर्मेंस शायद एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाए। या जिससे कह सकते हैं 200 परफॉर्मेंस मतलब क्या, मतलब पहले के मुकाबले 200%, मैंने गलत बोल दिया, 100 परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए या 100 से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो ये जनरेशन उसका है। तो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एनवीडिया से अपना लाइनअप बना के रखा है $500 $700 $100 $1500। तो उसको काउंटर करने के लिए एनवीडिया को काउंटर करने के लिए AMD ने सब बना के रखा है। पहले एनवीडिया ने AMD को काउंटर दिया, तो AMD ने एनवीडिया काउंटर करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी एनवीडिया ने तैयारी करके रखी है। तो ये मार्केट इस वक्त कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि 2080 अगर PC बिल्डिंग करने के लिए सबसे अच्छा वक्त है तो सबसे ख़राब वक्त भी है। लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें ख़रीद के क्या करेंगे, किसी चीज़ में काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जिन लोग के पास पैसा है उनके पता है उनकी कमाई कम होगी। और AMD ने बोला है कि पेपर लॉन्च नहीं होगा। हो सकता है वो एक्सपेक्ट करते हो कि कम सामान खरीदेंगे, और हो सकता है उनको जानबूझ के ज़्यादा मिला होगा कि उनको TSMC का वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। वो लोग प्ले स्टेशन भी बना रहे हैं, Xbox भी बना रहे हैं, तो वो लोग को मदद भी मिली होगी कि इनको पहले से दें। तो हो सकता है पेपर लॉन्च ना हो। लेकिन ये ज़रूर मेरे लिए, अगर इस सबसे इम्पोर्टेंट डेट अगर पूछा जाए तो राइजन में से राइजन वाला है या फिर RDNA 2, तो मैं कहूँगा कि RDNA 2, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी है वक्त ये ग्राफिक्स की दुनिया में। क्योंकि 100% परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना करना
वो भी 1 साल या 2 साल के अंदर, कोई छोटी बात नहीं है। सब चाहते हैं कि अंडरडॉग जैसे AMD जैसे लोग जीते, ताकि मार्केट में कंज्यूमर लोगों की वैल्यू बढ़े और उसके अनुसार लोग काम करें। तो हो गया गाइस, ये हो गया मेरी समरी। और ये वीडियो के लिए मैं थैंक्स करूँगा पूरा मोर्स लॉ का, क्योंकि पूरा उसी का स्पेकुलेशन है। अब हम लोग के पास तो कोई कांटेक्ट तो है नहीं कि जिससे हम लोग कर सके, लेकिन फिर भी मैंने अपना कितनी बार रीटेक लिया, कितनी बार हबड़ाया, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ। टाइम लिया फ़ोटो में, ये सब में, फिर एडिट में, फिर उसको सॉन्ग लगाने में, फिर मोर्स लॉ का वीडियो देख के सब सीखने में किस हिसाब से उसने बोला था, ताकि थोड़ी डिटेलिंग गलत ना हो। मतलब थोड़ा तो मेहनत मैंने भी की है, लेकिन इसको वैसे भी मैं मोनेटाइज़ कर नहीं सकता। कोशिश करूँगा कि मैं अपने लिंक में भेज दूँ उसका चैनल देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस उसका चैनल देखते नहीं हैं। तो गाइस, आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इसमें RDNA 2 के बारे में। और मेरे को लगता है RDNA 2 लॉन्च होगा 15 नवंबर, बल्कि 28 को ही पेपर लॉन्च होगा पेपर में, और उसके बाद 15 नवंबर को वो सेल में अपना नॉर्मल दुकान में सेल्फ में आ जाएगा, इंटरनेट पे आ जाएगा। अगर उम्मीद है कि ये पेपर लॉन्च ना हो तो सबको जल्दी मिल जाएगा। और हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड गेमिंग, bye, and again thanks Moore's Law for this great content. Moore's Law is that person, not Moore's Law. Moore's Law is dead. Thanks for this great content.